ओके, अब जरा सुनिएगा। सबसे पहले आ जाएं पैसेज पे। पैसेज का टाइटल क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, पपीरस नहीं लिखा हुआ, पपायरस लिखा हुआ है। पपीरस ये ओके। अब देखें, पपायरस को पढ़ के तो हमें समझ नहीं आया कि ये क्या बला है। ठीक है, आगे पढ़ें। यूज्ड बाय द एंशिएंट इजिप्शियंस। अच्छा, एक चीज हो गई। आगे क्या है? टू मेक पेपर। ऑल राइट, पपायरस कोई चीज है जिससे पेपर बनता था। आगे पढ़ें। द पपायरस प्लांट। अच्छा जी, पपायरस एक प्लांट है जिससे पेपर बनता है और जिसको एंशिएंट इजिप्शियंस यूज किया करते थे। अब इजिप्शियन फेसेस देखें, मम्मीज और ये वो सारा फेरोस, उनको इमेजिन करें। पपायरस एक इमेजिनरी प्लांट बना लें। केले का दरख्त देखें, उस तरह का कोई बना लें कि इसका नाम पपायरस प्लांट, ताकि इमेजिनेशन में कुछ तो जाए ना, इमेजिन करें। और फिर एंशिएंट इजिप्शियंस और वो उससे पेपर बनाते थे एंड ऑल दैट। हेल्प टू शेप द वर्ल्ड वी लिव इन। ठीक हो गया। अब ये जहां पे भी आपको पैसेज में ABCD नजर आ जाए, इसका मतलब है कि कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे ये इसको यूज करेंगे। अच्छा, अब आगे जाने की बजाय पीछे आए। Questions 28 to 32. The text on pages 26 and 27 has 5 sections. अच्छा, अब जरा दो चीजें हैं यहां पे, या तो वो वर्ड यूज करेंगे सेक्शन का या वो वर्ड यूज करेंगे पैराग्राफ का। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तो पैराग्राफ का वर्ड यूज करें तो फिर एक पैराग्राफ ए होगा। अगर वो सेक्शन का वर्ड यूज करें, अब देखें जरा, पैराग्राफ ए पे, सेक्शन ए में आए। सेक्शन ए में कितने पैराग्राफ्स हैं? 2। अब ये दोनों पैराग्राफ्स को आपने कंसीडर करना है। ठीक है, जब वो सेक्शन का वर्ड यूज करते हैं ना, तो सेक्शन का मतलब है कि सेक्शन ए में 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। और अगर वो वहां पे वर्ड यूज करें ना सिर्फ पैराग्राफ का, तो फिर एक जो लेबल है ए, वो एक पैराग्राफ के लिए ही होगा। अच्छा, अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को जरा समझें कि इसके लिए कार्रवाई क्या होगी, करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, टॉपिक को समझ लेना है, टॉपिक को इमेजिन कर लेना है अच्छे से। इसके बाद आपने आना है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे। अब आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप कोई ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के कोई 5, 6, 7 टेस्ट सॉल्व करें ना, मतलब 5, 6, 7 सेट्स सॉल्व करें, तो फिर आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि ये कोई खास इनका एक पैटर्न है हेडिंग बनाने का। राइट, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हेडिंग्स को पढ़ना है। क्या करना है? हेडिंग्स को पढ़ना है। और एक और चीज बताऊं, ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में जो नंबर दिए हुए देख रहे हैं, ये कौन से नंबर हैं? रोमन नंबर्स। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग में हमेशा रोमन नंबर्स लिखने हैं, इंग्लिश नंबर्स नहीं लिखने। ठीक है, मतलब जैसे लिखे हुए उसको आपने एज इट इज लिखते रहें। अच्छा जी, अब आइएगा हेडिंग नंबर 1 पे। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि हेडिंग को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, और इमेजिनेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा। रिटेन होंगी ही इमेजिनेशन के साथ। हेडिंग नंबर 1, सॉल्विंग द पजल ऑफ अ पपायरस डॉक्यूमेंट। कोई पपायरस डॉक्यूमेंट की बात होगी, कोई उसका पजल है जो इन्होंने सॉल्व किया कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आया, क्या हुआ एंड ऑल दैट। बस ये पजल का वर्ड और पपायरस डॉक्यूमेंट, इसको ज़हन में बिठा लें। हेडिंग नंबर 2, अच्छा, हेडिंग्स में कभी भी आर्टिकल नहीं पढ़ना, लंबे छोड़े, आ एंड द, सम एंड ऑल दैट। इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन records एंड डिफरेंट वेज ऑफ रिकॉर्डिंग दैम। देखिएगा जरा, इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन records। रिटन records क्या है? ये जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स एंड ऑल दैट, एंड डिफरेंट वेज ऑफ रिकॉर्डिंग दैम, कि रिटन records की इंपॉर्टेंस और उनको हम कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। एक ऐसा पैराग्राफ जिसमें बताएंगे इंपॉर्टेंस रिटन records की एंड हाउ डू वी रिकॉर्ड दैम। हेडिंग नंबर 3, यूज ऑफ पपायरस फॉर अ रेंज ऑफ पर्पसेस। अब ये हेडिंग कई जगह पे आपको मिलेगी। रेंज ऑफ पर्पसेस का मतलब है एक पैराग्राफ में आपको बताएंगे पपायरस इस काम के लिए भी इस्तेमाल होता था। इससे फर्ज करें, पपायरस से टोकरियां भी बनती थीं, पपायरस से रस्सी भी बनाया करते थे, कुछ लोग पपायरस के ऊपर रोटी रख के भी खाते थे एंड ऑल दैट। ठीक है, ये क्या हो गया? रेंज ऑफ पर्पसेस, यूजेस। तो जब भी ये रेंज ऑफ पर्पसेस का वर्ड या यूजेस का वर्ड आ जाए, आपने एक ऐसा पैराग्राफ देखना है जहां पे आपको 2-3 यूजेस आपको बताएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है हेडिंग नंबर 4, सजेशंस फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज फॉर पपायरस। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको फ्यूचर की कोई हेडिंग मिले ना, आमतौर पे फ्यूचर लास्ट पैराग्राफ में होता है। मतलब पूरा पैसेज लिखने के बाद ना, या लास्ट पे या सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे आपको आके बताते हैं कि फ्यूचर में इसका, पहले उसका पास्ट बताया, हिस्ट्री बताई, प्रेजेंट बताया, एंड में जाके ये आमतौर पे ये कंक्लूजन होता है। तो इस तरह की जो हेडिंग है फ्यूचर वाली, उसको आपने लास्ट के पैराग्राफ्स में देखना है। ठीक है, आगे आ जाए। हेडिंग नंबर 5,
हाउ पपायरस वॉज कल्टिवेटेड। अब जिस हेडिंग में एंड आ जाए और दो अलग अलग सेंटेंसेस हो, वहां पे पता है क्या होगा, वहां पे होगा ये कि आपको लगेगा कि कोई एक इसके साथ एक पार्ट जो है वो मैच कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, आपने दोनों पार्ट्स को मैच करना है, राइट। क्वेश्चन क्या है, हेडिंग क्या है, हाउ पपायरस वाज कल्टीवेटेड। कल्टीवेट का क्या मतलब है, उगाते कैसे थे, उसको कल्टीवेट कैसे करते थे। एंड डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, कल्टीवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कल्टीवेशन के बाद जब उसको तोड़ते थे उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग मेथड। ये दोनों चीजें अगर होंगी तो ये हेडिंग लगेगी, अगर सिर्फ कल्टीवेशन है तो ये हेडिंग नहीं लगेगी, अगर सिर्फ कल्टीवेशन है मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो ये हेडिंग नहीं लगेगी। समझ आ रहा है। हाँ, ये सारी चीजें ध्यान में बिठानी है, फिर आप नहीं डॉलर गिना करने वहां जाके हैं, मेरे वॉलेट में डॉलर है, छोटे छोटे कॉइन्स भी होंगे। सो लेट्स गो ऑन। हेडिंग नंबर 6, डिक्लाइन ऑफ पपायरस यूज। ये भी आपको एंड पे जाके मिलेगा। शुरू में अगर डिक्लाइन बता दिया तो पैसेज ही फ्लॉप हो जाएगा। शुरू में बताएंगे पपायरस का, फिर बताएंगे आखिर पे क्या हुआ कि कोई और चीज़ इन्वेंट हो गई, जैसे टाइपराइटर है, कहेंगे जी कंप्यूटर इन्वेंट हो गया, डिस्कवर हो गया, बन गया, और उसके बाद जो है ना लोगों ने टाइपराइटर छोड़ दिया। तो ये चीज़ भी आपको आमतौर पे एंड पे ही जाके मिलेगी। डिक्लाइन से बताएंगे पीपल स्टॉप्ड यूजिंग इट, इट वॉज नो मोर पॉपुलर, इट वॉज नॉट कॉमन एनी मोर एंड ऑल दैट। नेक्स्ट पे आ जाए, हेडिंग नंबर 7, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पपायरस डॉक्यूमेंट। अब जरा सुने, प्रिजर्वेशन का मतलब है कि उसको आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि वो खराब कैसे होता है, कि रखना कैसे है। जैसे आप गोश्त फ्रिज में रखेंगे तो प्रिजर्वेशन, राइट, और अगर उसको बाहर रख देंगे गर्मी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट, इसी तरह से। नेक्स्ट है जी हमारी हेडिंग प्रोसेस ऑफ पपायरस प्रोडक्शन। अब ये वाली हेडिंग जो है, जरा ऊपर जाइएगा, वो एक नहीं था हेडिंग नंबर 5 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग, इसके साथ कंफ्यूज करेगी थोड़ा सा आपको, लेकिन आपने ख्याल रखना है ये जो हेडिंग नंबर 8 है ये सिंगल हेडिंग है। आइडिया क्या है, प्रोसेस ऑफ पपायरस प्रोडक्शन, कि पपायरस बनता कैसे है, ठीक है, उसको जो बनाते हैं वो पूरा आपको तरीका बताएंगे कि पपायरस को इस तरह से लेते हैं, फिर उसको ये करते हैं, फिर ये करते हैं, एंड पे उससे पेपर बन जाते हैं, क्योंकि बनाते तो पेपर ही है ना। अच्छा, ये हमने सारा पढ़ लिया। अब क्या करना है, अब अगली बात सुने, अगली कहानी सुने। अगली कहानी ये है कि जो आपको सेक्शन दिया हुआ है या आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, हर पैराग्राफ में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मेन आइडिया, ठीक है। अब वो मेन आइडिया आप पूछेंगे कहाँ पे होता है, अगर तो पैराग्राफ अच्छा लिखा हुआ है तो मेन आइडिया जो है वो पैराग्राफ के स्टार्ट में होना चाहिए, कि स्टार्ट से ही पैराग्राफ आपको बताएगा मेन आइडिया क्या है। कुछ राइटर्स क्या करते हैं, स्टार्ट में मेन आइडिया नहीं बताते, स्टार्ट में वो बैकग्राउंड बताते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड बता के फिर दरमियान में आके आपको मेन आइडिया बताएंगे। तो इन दैट केस आपको मेन आइडिया कहाँ पे मिलेगा, मिडल ऑफ द पैराग्राफ। और कुछ राइटर क्या करते हैं, पूरी कहानी, वो एक मैंने पैसेज पढ़ा, पूरा पैराग्राफ पढ़ के ना एंड पे बता दिया दैट वाज हर रियल एम ऑफ वर्क। पूरी कहानी पहले बता के ना उसने ये किया, उसने वो किया, और एंड पे बता दिया दैट वाज हर रियल एम ऑफ वर्क, और हेडिंग थी ओरिजिनल एम ऑफ वर्क। तो वहां पे आपको मिलेगा एंड पे। और ये प्रैक्टिस करके आपको ये भी समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ये जो अभी पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ये जनरल आइडिया ही है, काम की बात अभी। और एक चीज़ और भी है, लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए टिप हर दफ़ा तो काम नहीं आएगी, लेकिन जो मेन आइडिया होता है ना उसके कम से कम 2 सेंटेंसेज होते हैं, मतलब एक सेंटेंस और उसके बाद फिर एक और सेंटेंस में उसको फर्दर एलेबोरेट किया होता है मेन आइडिया को। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ ए पे आइएगा, ए को हम स्किम करते हैं। लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स आर कल्चरल क्रॉसरोड। अब बात हो रही है पपायरस की, लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, इसका मतलब है कि ये जनरल सेंटेंसेज हैं। लाइब्रेरीज का उससे क्या ताल्लुक हो गया, बात समझ आ रही है ना, ठीक है ये। अच्छा, अगली लाइन पे आ जाए, पास्ट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टू द प्रेजेंट एंड वेयर द प्रेजेंट हैज द अपॉर्चुनिटी ब्ला ब्ला ब्ला। चौथी लाइन पे आ जाए, राइट, सेंटेंस आप स्किप कर सकते हैं, और सेंटेंस को अगर स्किप करना है ना फुल स्टॉप तक स्किप करना है। मतलब एक सेंटेंस आपने पढ़ा, आपको लगा कि ये अभी काम की बात नहीं है, उसको स्किप करना है फुल स्टॉप तक, मतलब लाइन वाइज नहीं, फुल स्टॉप, वरना समझ ही नहीं आएगी वो क्या रहा है। फुल स्टॉप पे स्किप करके अगला सेंटेंस पढ़े, अगर पल्ले पढ़ रहे हैं ठीक है, वरना अगले पे चले जाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट बोल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसीज हैव बिकम द बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन एज गवर्नमेंट्स ट्राई टू कीप ट्रैक ऑफ पॉपुलेशन, बिजनेस, ट्रांजैक्शन एंड टैक्सेस। एट अ पर्सनल लेवल आवर लाइव्स आर गवर्न्ड बाय द डॉक्यूमेंट्स वी पोजेस। इसका क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, आवर लाइव्स आर governed by the documents we possess and we are certified on paper literally from birth to death। और फिर बोल रहे हैं, written documents carries enormous cultural importance, written documents carries enormous cultural importance
कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइनिंग द फाउंडेशन डॉक्यूमेंट एंड ऑल दैट. अब डॉक्यूमेंट्स, उनकी इंपॉर्टेंस एंड ऑल दैट, वापस जाएं, जाके देखें कोई ऐसा आपको. इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन records and different ways of recording them. ठीक हो गया. अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 28 सेक्शन ए के आगे आप लिख देंगे हेडिंग नंबर 2, और हेडिंग नंबर 2 को यहां से अब आपने काट देना है. एक हेडिंग एक दफा इस्तेमाल होगी, 2 दफा नहीं होगी. ठीक हो गया, बोलने तो सही. गुड, थैंक यू. ऑलराइट, अब आइएगा पैराग्राफ बी पे. Papyrus is strongly associated with Egyptian culture, although the ancient civilization around the Mediterranean used it. अब यहाँ तक हमें भी कुछ समझ नहीं आई, आगे पढ़ें. The papyrus sedge is a tall grass-like plant. It was harvested. Cultivation की बात नहीं हो रही. Cultivation का end होता है harvesting. It was harvested from shallow water and swamplands on the banks of the river Nile. अब देखें काम की बात. Manufacturing sheets of papyrus from the papyrus sedge was a complex, messy process. Manufacturing papyrus. ठीक है, अब जरा जाएं वापस देखें कोई ऐसी हेडिंग है जो बता रही है manufacturing sheets of papyrus from papyrus sedge was a complex, messy process. Yes, last one. Process of papyrus production. अब यहां पे कुछ लोग जो हैं हेडिंग नंबर 5 भी चूज करेंगे. ठीक है, कल्टीवेट. लेकिन कल्टीवेट और हार्वेस्ट जो हैं ये ऑपोजिट हैं. बात समझ रहे हैं ना? तो कल्टीवेट वाला ऑप्शन यहां पे नहीं आएगा. क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब यहां पे आपको मेन आइडिया कहां पे मिला, मतलब थर्ड लाइन में शायद मैन्युफैक्चरिंग शीट्स, और उसके बाद अच्छा मैंने बताया था कि बाद में फिर उसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं. आगे अगर आप पढ़ें ना, मेसी प्रोसेस, और उसके बाद उस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं. पेज फ्रॉम द इनसाइड द प्लांट स्टेम वाज कट इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स ब्ला ब्ला ब्ला. अब उसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो प्रोसेस है क्या. तो क्वेश्चन नंबर 29 सेक्शन बी के आगे हेडिंग नंबर 8. अब 8 को भी काट दें. सही हो गया. लें जी, अब आप आ जाएं पैराग्राफ सी पे. In moist climates, the cellulose-rich sheets of papyrus would readily decay. Decay का मतलब है destroy. इसका मतलब है damage. आगे पढ़ें क्या है. Becoming covered by mold or full of holes from attacks by insects. Insects attack करते हैं, उसको खा जाते हैं and all that. But in dry climate, such as the Middle East, papyrus is stable. Yeah, preserve and destruction. बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, कौन सी हेडिंग है? हेडिंग नंबर 7. प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन. प्रिजर्वेशन के लिए उसने यूज किया ड्राई क्लाइमेट सच एज मेडिटेरेनियन, papyrus इज स्टेबल. और डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया मॉइस्ट क्लाइमेट, सेलुलोज रिच शीट्स ऑफ papyrus वुड रेडिली डीके. एग्जैक्टली. अब यहां पे आपको आइडिया कहां पे मिला? फर्स्ट 2 लाइंस में मिल गया. चलें जी, सी का आंसर हो गया आपका हेडिंग नंबर 7. अब हमने 7 को भी यहां से काट दिया. अब आप आए पैराग्राफ डी पे. पैराग्राफ डी. बिसाइड्स देयर यूज. देयर का क्या मतलब है? papyrus की बात हो रही है. ठीक है, राइट. सो बिसाइड्स देयर यूज इन record keeping, papyrus stems were used in many other aspects of Mediterranean life. को बेल बज रही है? हाँ, एग्जैक्टली. देखें, besides their use in record keeping, papyrus stems were used in many other aspects of Mediterranean life. आगे क्या बोल रहे हैं? Such as for boat construction, making ropes, sails, baskets. तो ये क्या है? Exactly, use of papyrus for a range of purposes. और range of purposes के लिए उन्होंने लिख दिया basket making, making boats, this and that. So basket ये list of heading इतनी सादा सी भी हो सकती है, right? Okay, now let's go on. Paragraph E पे आ जाएं. True paper was probably invented in China in the 1st century CE. Like papyrus, it was constructed from a meshwork of plant fibers, but Chinese used fibers from this and that. Last line पे आ जाएं. The adoption of this paper was Western culture soon rendered papyrus obsolete. पेपर आ गया तो papyrus क्या हो गया? रेंडर्ड ऑब्सोलीट. कि उसका इस्तेमाल जो था वो खत्म हो गया. डिक्लाइन. एग्जैक्टली.
राइट, रेंडर्ड papyrus obsolete. ठीक है, तो सेक्शन ई के लिए हेडिंग नंबर 6, हेडिंग नंबर 6 क्या है? डिक्लाइन ऑफ papyrus यूज. अब वो फ्यूचर वाली नहीं लगेगी, ये हमारी 5 हेडिंग्स जो हैं ये लग गई. अच्छा, अब देखिए जरा एक्स्ट्रा हेडिंग्स कौन कौन सी हैं. सबसे पहले 1, सॉल्विंग द पजल. ये क्या था? ये ट्रैप था. ठीक है, उसके बाद हेडिंग नंबर 5, हाउ papyrus was cultivated and different manufacturing methods. और 4, suggestions for further possibilities for papyrus. ठीक है.